नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ नया दिन नई लाश नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं नया दिन नई लाश नॉवल का पार्ट 6। उस इमारत में कौन कौन रहता है? कर्नल साहब के अलावा केवल उनका नौकर धर्म सिंह वहाँ रहता है, और कोई नहीं। नहीं, झूठ बोलोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मुझे तो उन बालों का ही बड़ा अफसोस हो रहा है जो तुमने खामखा मेरे सिर से उखाड़ लिए हैं। पहले बता तो देते कि तुम क्या करने जा रहे थे। राजीव माथुर क्या मेरा कोई सगा संबंधी है जो मैं उसकी खातिर अपना हुलिया बिगड़वाऊँ, अपनी जान का खतरा उठाऊँ? ओके, वॉल्टन रोड तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली, अगर 2 नंबर इमारत में कोई कर्नल मुखर्जी ना रहता हुआ, अगर वहाँ राजीव माथुर ना मिला, तो मैं वहीं अपने हाथों से तुम्हारी बोटी अलग कर दूंगा। मैंने जो कहा है सच कहा है। इसके बंधन खोल दो। सब इमारत से बाहर निकल आए। वे बाहर खड़ी एक कार और एक टैक्सी में सवार हो गए। 4 हेड वाले टैक्सी में बैठे, 2 हेड वाले नकाबपोश और सुनील कार में। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे वॉल्टन रोड की तरफ रवाना हो गई। वॉल्टन रोड पर 2 नंबर इमारत से थोड़ी दूर आकर दोनों गाड़ियाँ रुकी। जाकर देख कर आओ, नकाबपोश एक हेड वाले से बोला कि क्या वाकई 2 नंबर इमारत में कोई कर्नल मुखर्जी रहता है, और क्या इमारत के पिछवाड़े में नौकरों के क्वार्टर है। वो हेड वाला कार से निकला और कोठी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर उसने खबर दी कि सुनील का कथन सत्य था। फिर सब लोग गाड़ियों से बाहर निकल गए। सुनील को कार में ही रहने दिया गया। नकाबपोश के आदेश पर एक हेड वाला सुनील के साथ रह गया। उसके पास रिवॉल्वर थी, जिसे उसने बड़ी मुस्तैदी से सुनील की तरफ तान दिया। नकाबपोश और अन्य हेड वाले चुपचाप 2 नंबर इमारत की तरफ बढ़ गए। कर्नल मुखर्जी सीबीआई की एक शाखा स्पेशल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे। कुछ अर्सा पहले उनकी कोठी के कंपाउंड में उनका एक सुयोग्य एजेंट चंद्रकांत कत्ल कर दिया गया था। तब से कर्नल मुखर्जी ने वहां सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम किया था कि वे अकेले भी 1.5-2 दर्जन आदमियों से निपट सकते थे। कोठी की पहली मंजिल की खिड़कियों में बड़ी चतुराई से ऐसी ऑटोमेटिक राइफलें फिट करवाई गई थी जो रिमोट कंट्रोल से काम करती थी। उनके साथ क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे संबंध थे, जिनकी सहायता से वे अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही आक्रमणकारियों की हर गतिविधि को देख सकते थे और उनका मुकाबला कर सकते थे। नकाबपोश केवल 6 आदमियों के साथ उस इमारत पर आक्रमण करने चला था। उसे नहीं मालूम था कि सुनील की चालबाजी से वो ऐसी जगह आ गया था जहाँ 6 तो क्या 36 आदमी भी कम थे। तभी एकाएक गोलियां चलने की आवाज़ से वॉल्टन रोड का स्तब्ध वातावरण गूंज गया। सुनील के साथ बैठा हेड वाला शशंक भाव से इमारत की दिशा में देखने लगा, लेकिन सुनील की ओर से उसका ध्यान नहीं बटा। फिर आसपास की इमारतों की बत्तियां जलने लगी। गोलियां बदस्तूर चलती रही। फिर एकाएक बहुत पास कहीं से फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज़ आई। सुनील हैरान हो उठा। यूं पलक झपकते ही वहाँ पुलिस कैसे पहुँच गई? गोलियां चलनी आरंभ हुए अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ था। इतनी जल्दी टेलीफोन करने पर भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। सायरन की आवाज़ तेज होती जा रही थी। हेड वाला व्याकुल भाव से उचक उचक कर 2 नंबर इमारत की दिशा में खाली सड़क को देख रहा था। कहीं से भगते कदमों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अपने साथियों के वहां पहुंचने से पहले ही उसका धीरज छूट गया। वो तुरंत कार की ड्राइविंग सीट पर सरक गया। उसने इंजन चालू किया और कार को गियर में डाला। सुनील की तरफ से वो सर्वदा उदासीन दिखाई देने लगा था। रिवॉल्वर अब सुनील की तरफ तानी रख पाना संभव नहीं था। उसे उसने अपनी गोद में रख लिया था। कार के हरकत में आते ही एकाएक सुनील ने उस पर छलांग लगा दी। वो आदमी आतंकित भाव से चिल्लाया और सुनील की गिरफ्त में छटपटाने लगा। ड्राइविंग की तरफ से उसका ध्यान बंट गया। परिणाम स्वरूप कार फुटपाथ पर चढ़ गई और एक बिजली के खंभे से जा टकराई। रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसलिए किसी भयंकर दुर्घटना की नौबत नहीं आई। सुनील ने केवल एक जोर का झटका महसूस किया। हेड वाले पर से उसकी पकड़ छूट गई, लेकिन सौभाग्यवश उसी आपाधापी में रिवॉल्वर भी हेड वाले की गोद से उछलकर कहीं जा गिरी। हेड वाला गंदी गालियां बकता हुआ सुनील की ओर घूमा। खबरदार! एकाएक कार के बाहर से एक कर्कश आवाज आई। सुनील ने बाहर झांका। कार के चारों तरफ पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। हेड वाले ने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। अगले क्षण वो 2 पुलिस वालों की मजबूत पकड़ में था।
खबरदार, बाहर निकलो। सुनील को आदेश मिला। सुनील बाहर निकला। उसने देखा उसे आदेश देने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लूथरा था। आओ प्यारे लाल, सुनील बोला। बड़े मौके पर पहुंचे। तुम ही आए हो? इंस्पेक्टर साहब भी है, लूथरा बोला। चलो। सुनील उसके साथ साथ चलने लगा। तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। सुनील चुप हो गया। लूथरा के साथ वो कोठी के कंपाउंड में पहुंचा। कंपाउंड प्रकाश से जगमगा रहा था। वहाँ प्रभुदयाल अपने कई सिपाहियों के साथ मौजूद था। सारे हैट वाले एक और सिर झुकाए गिरफ्तार खड़े थे। प्रभुदयाल कर्नल मुखर्जी के साथ बातें कर रहा था। कर्नल मुखर्जी के पीछे उनका नौकर धर्म सिंह खड़ा था। दोनों ने ही एक उड़ती निगाह सुनील पर डाली, लेकिन किसी के चेहरे पर पहचान के भाव न उभरे। प्रभुदयाल के समीप ललित भी खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील हैरानी से बोला। गुरुजी, ललित बोला, मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है। आपकी जानकारी के लिए पुलिस को मैं यहाँ लाया हूँ। तुम? जी हाँ, मैंने कहा नहीं था मैं आपके साथ गोंद की तरह चिपक जाऊंगा। यानी कि तुम मैं पुलिस हेडक्वार्टर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। मैंने तुम्हें बीच रोड की इमारत में भी ले जाया जाता देखा और यहाँ लाया जाता भी देखा था। यहाँ मुझे दाल में काला दिखाई देने लगा था, इसलिए गोलीबारी शुरू होने से पहले मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। कमाल है ना? ललित प्रसन्न स्वर में बोला। गुरुजी, देखा कितना फ़ायदा हुआ मुझे तुम्हारे साथ चिपकने का। कैसी ज़ोरदार खबर हाथ आई। सुनील गिरफ्तार बदमाशों की तरफ आकर्षित हुआ। उसने देखा उनमें टैक्सी वाले सहित सब हैट वाले मौजूद थे, लेकिन उनका सरगना नकाबपोश नहीं था। प्रभुदयाल कर्नल मुखर्जी से अलग हटा तो सुनील से पूछा, इनका सरगना कहाँ गया, वो नकाबपोश? मुझे ललित ने बताया है कि एक नकाबपोश और था। प्रभुदयाल गंभीर स्वर में बोला, लेकिन वो भाग गया मालूम होता है। इन हैट वालों से उसके बारे में पूछो। पूछा है? प्रभुदयाल घूरकर उसे देखता हुआ बोला, लेकिन ये उसके बारे में कुछ नहीं जानते। किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ये लोग छोटे मोटे बदमाश हैं जो उस नकाबपोश ने इस अभियान के लिए किराए पर इकट्ठे कर लिए थे। ये कहते हैं कि वो इनके सामने जब भी आया था लंबे लबादे और नकाब में ही आया था। ओह, बीच रोड वाली जिस इमारत में तुम पहले से जाए गए थे, ललित ने हमें उसके बारे में भी बताया है। मैंने वहाँ भी अपने आदमी भेजे हैं, लेकिन कुछ हाथ आने की उम्मीद नहीं। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक कर्नल मुखर्जी बोले, मुझे इजाज़त है? मैं आपकी असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल कर्नल मुखर्जी की तरफ घूमकर बोला, मैं 5 मिनट में कंपाउंड खाली कर दूंगा। जब तक मर्जी ठहरिए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिएगा। ज़रूर, शुक्रिया। सुनील की ओर आंख भी उठाए बिना कर्नल मुखर्जी और धर्म सिंह वहाँ से विदा हो गए। अब बताओ रिपोर्टर साहब, प्रभुदयाल फिर सुनील से संबोधित होता हुआ, असल में कहानी क्या थी? सुनील ने बड़ी सराफत से उसे अक्षरश सारी दास्तान सुना दी। उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें मालूम था कि राजीव माथुर कहाँ था? प्रभुदयाल ने पूछा। मुझे क्या पता कैसे सोच लिया, सुनील बोला। वास्तव में तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जानते हो राजीव माथुर कहाँ है। उस नकाब पर उसके ऐसा सोचने की कोई तो वजह होगी। वो वजह उन्होंने मुझे नहीं बताई। वे लोग तुम्हारे पीछे कैसे लग गए? उन्हें मालूम कैसे हुआ कि तुम कहाँ थे? मैं खुद हैरान हूँ। इसका एक ही जवाब मुमकिन है, शायद कोई दोपहर से ही मेरे पीछे लगा हुआ था। शायद इन लोगों को मुझ पर हाथ डालने का अवसर तभी मिला था जब मैं अंधेरा हो जाने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर से निकला था। तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि राजीव माथुर कहाँ है? मजाक मत करो, भला मुझे उसकी कोई खबर कैसे हो सकती है? अच्छी बात है। प्रभुदयाल गहरी सांस लेकर बोला, कल सुबह पुलिस हेडक्वार्टर आ जाना, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना होगा। यानी कि अब मुझे इजाज़त है? हाँ भाई, इजाज़त है। तुम्हें कौन रोक सकता है? थैंक यू। एक बात और कहना चाहता हूँ। कहो। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, बहुत ही बुरी मौत मरोगे। मुमकिन है तकदीर में जैसी मौत आनी लिखी होगी वैसी ही आएगी। जो आनी लिखी है उसे आने दो तो गनीमत है। तुम तो मौत को उसके घर जा जाकर बुलाते हो। ऐसी बात नहीं है। मैं तो ठीक है, नमस्ते। सुनील कंपाउंड से बाहर को चल दिया। ललित उसके पीछे लपका। क्या अभी भी मेरे साथ ही चिपके रहने का इरादा है? सुनील ने सड़क पर आकर पूछा। क्या हर्ज है? ललित सहज भाव से बोला, इसमें दोनों का फायदा है। नमूना देख ही चुके हो। अब मैं सीधा घर जा रहा हूँ, चलो छोड़ आता हूँ। तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे तकलीफ कैसी, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। सुनील चुप रहा। ललित स्कूटर ले आया। दोनों उस पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए। शंकर रोड की तरफ से चलो, सुनील बोला। क्यों? ललित ने पूछा। उधर का रास्ता छोटा है। अच्छा। स्कूटर भागता रहा। ठंडी हवा के थपेड़े सुनील के चेहरे से टकरा रहे थे। उसने कोट का कॉलर ऊंचा कर लिया और ललित की पीठ की ओट ले ली, लेकिन फिर भी उसके दांत बजने लगे। बहुत ठंड है, सुनील बोला। मैं भी यही कहने लगा था, ललित बोला।
उसने स्कूटर एक और खड़ा कर दिया। अभी भागती है ठंड। उसने स्कूटर में से एक बोतल निकाली। सुनील ने देखा वो आधी भरी हुई थी। ये क्या है? सुनील ने पूछा। ब्रांडी, ललित बोला। बहुत उम्दा, भूटान की मदिरा, यहाँ नहीं मिलती। 2 घूंट पी जाओ, कोट उतरवा देगी। सुनील ने ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई और ब्रांडी का एक बड़ा सा घूंट पिया। उसके गले से लेकर पेट तक आग की लकीर खींच गई। उसने मुंह बिसूरा, एक घूंट और पिया और बोतल ललित को वापस थमा दिया। ललित ने भी 2 घूंट लगाए। वैसे राजीव माथुर है कहाँ? ललित ने सहज भाव से पूछा। मुझे क्या मालूम, सुनील बोला। मैं किसी को नहीं बताऊंगा यार, बाय गॉड किसी को नहीं बताऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे क्या पता है वो कहाँ है। देखो गुरुजी, उस नकाबपोश ने अगर ऐसा सोचा था कि तुम्हें राजीव माथुर की खबर थी तो कोई वजह तो होगी ही। उसने तुक्का भिड़ा लिया होगा, जैसे तुम भिड़ा रहे हो। ये तो कहने की बात है, हकीकत तो यही है कि आपके माथे पर लिखा है कि आप जानते हैं कि राजीव माथुर कहाँ है। अच्छा, माथा पढ़ लेते हो तुम? फिर ज़रा ये भी पढ़कर बताना कि मेरी जीनत अमान से शादी होगी या नहीं। आप तो मजाक कर रहे हैं गुरुजी। मजाक तो तुम कर रहे हो। अच्छी बात है, मत बताइए। लो, एक चुस्की और मार लो। नहीं, बस। ललित ने ब्रांडी का एक और घूंट पिया और बोतल को वापस स्कूटर में रख दिया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा ली। ब्रांडी वाकई बड़ी उम्दा थी। दोनों फिर स्कूटर पर सवार होकर वहां से चल दिए। स्कूटर शंकर रोड पहुंचा। वे 8 नंबर इमारत के पास से गुजरे तो एकाएक सुनील बोला, जरा रोकना। ललित ने तुरंत ब्रेक लगाई। उसने घूमकर प्रश्नसूचक नेत्रों से सुनील को देखा। यहाँ 8 नंबर इमारत में मेरा एक दोस्त रहता है, सुनील बोला। सामने से गुजर रहे हैं, सोचा जरा सलाम कराऊं। कोई फूट जाने की तिकड़म तो नहीं भिड़ा रहे हो? ललित संदिग्ध स्वर में बोला। अरे इतनी रात को कहाँ फूटूंगा, मुझे भी साथ ले चलो। तुम यहीं ठहरोगे तो दोस्त इंतजार कर रहा है का बहाना बनाकर मैं जल्दी लौटूंगा, वरना देर लग जाएगी। ओके। सुनील लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा। 8 नंबर कोठी का फाटक ठेलकर वो भीतर दाखिल हुआ। उसने कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा उसी पहले वाले नौकर ने खोला। हीरालाल जी हैं? सुनील ने पूछा। वे तो सो गए हैं साहब, नौकर तिक्त स्वर में बोला। उन्हें जगा कर लाओ। जी? बह रहे हो क्या? सुनील कठोर स्वर में बोला। ऊंचा सुनते हो? मैंने कहा है उन्हें जगा कर लाओ। लेकिन साहब, सुनील ने हाथ बढ़ाकर उसका गिरेबान थाम लिया। उसने उसे पीछे को धकेला और स्वयं भीतर घुस गया। अपना लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क्रूर स्वर में बोला, प्यारे लाल, तुम नौकर हो, नौकर ही बने रहो। साहब का साहब बनने की कोशिश मत करो। जो फैसला साहब को करना चाहिए वो उसे ही करने दो। ये तुम्हारे साहब की ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसलिए जाओ और उसे फ़ौरन जगा कर लाओ। और उसने नौकर के गिरेबान को एक झटका देकर छोड़ दिया। नौकर भयभीत भाव से एक गलियारे में आगे बढ़ गया। सुनील एक क्षण टिटका सा वहीं खड़ा रहा। फिर उसने मन ही मन एक फैसला किया और वो भी नौकर के पीछे चल दिया। नौकर ने जाकर एक दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? भीतर से पूछा गया। मैं हूँ साहब, नौकर बोला। कोई आपसे मिलने आया है इस वक्त, भगा दो उसे। सुनील ने नौकर को एक और धकेला और दरवाज़ा ठेलकर भीतर दाखिल हो गया। अपने पीछे उसने दरवाज़ा भिड़का दिया और उसके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। मुझे भगाना, सुनील बोला। शायद नौकर के बस का काम ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद कोशिश करके देखें। कमरे की बत्ती जली। हीरालाल एक पलंग पर लेटा हुआ था। उसने सुनील की तरफ देखा और फिर क्रोधित भाव से बोला, तुम, ये क्या बदतमीजी है? इतनी जल्दी सो तो नहीं पाए होंगे आप? सुनील शांति से बोला, मेरे से थोड़ी देर पहले आप यहाँ पहुँचे होंगे। क्या बक रहे हो? वो लंबा लबादा और नकाब अभी भी घर में है या आपने वो दोनों चीज़ें नष्ट कर दी? मैं पूछता हूँ, ये क्या बदतमीजी है? यूँ एकाएक ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आने का क्या मतलब है? और ये क्या उटपटांग बक रहे हो तुम? उटपटांग बक रहा हूँ, इसी में तुम्हारी सलामती है हीरालाल, सुनील कर्कश स्वर में बोला। अगर मैंने अच्छा बकना होता तो साथ में पुलिस लेकर आता। पुलिस? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बीच रोड पर मेरे बाल पकड़कर उखाड़े थे। जी चाहता है कि आगे कोई भी बात करने से पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी ही गंजी कर दूं। ये क्या बक रहे हो तुम? ड्रामा रहने दो गुले गुलजार। मैंने बीच रोड वाली इमारत में तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। पूछो कैसे? एकाएक हीरालाल बेचैन होता दिखाई देने लगा। शायद अब और अभिनय करते रहना उसके बस की बात नहीं रही थी। अपने दाएं हाथ में पहनी वो हीरे की 2 अंगूठियां देख रहे हो? सुनील बोला। वो अंगूठियां पहली बार मैंने आज दोपहर बाद देखी थी, जब डेविड मुझे तुमसे मिलवाने के लिए तुम्हारे पास लाया था। दूसरी बार मैंने ये अंगूठियां बीच रोड की इमारत में उस नकाबपोश की उंगलियों में देखी थी जो मुझसे राजीव माथुर का पता जानना चाहता था। अब तीसरी बार वही अंगूठियां मैं फिर देख रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ तूफान हमदम? हीरालाल के मुंह से बोल नहीं फूटा। कुछ कहना चाहते हो प्यारे लाल? हीरालाल चुप रहा।
वो भयभीत भाव से सुनील को देखता रहा। और कुछ नहीं तो कोई पिस्तौल विस्तौल निकाल कर मुझे धमकाई लो कि मुझे जान से मार डालोगे या मार ही डालो जान से। हीरालाल चुप हो गया। अच्छी बात है, मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी ही पुलिस को साथ लेकर लौटूंगा। तब तक हो सके तो कहीं फरार हो जाना। और सुनील दरवाजे की तरफ घूमा। सुनो, हीरालाल व्यग्र स्वर में बोला। सुनील ठिठका। इधर आओ। सुनील हीरालाल के पलंग के समीप पहुंचा। बैठो। सुनील पलंग के समीप रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? जैसे आपको मालूम नहीं। आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं तो जो चाहता था वो नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते थे? मैं चाहता था राजीव माथुर जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए और फांसी चढ़ जाए, ताकि उसके और मेरी भतीजी के नाम से कोई स्कैंडल ना खड़ा होने पाए। आपने ये कैसे सोच लिया था कि मुझे राजीव माथुर का पता मालूम था? डेविड का ऐसा ख्याल था। मेरे कहने पर आज तुम्हारे वहाँ निकलने के बाद ही वो तुम्हारे पीछे लग गया था। उसी का ये ख्याल था कि शायद तुम ही राजीव माथुर को कहीं छुपाए हुए हो और इसलिए तुम उसे निर्दोष साबित करने पर तुले हुए हो। नॉनसेंस। मैं तो खुद हर किसी से पूछता फिर रहा था कि क्या कोई राजीव माथुर के बारे में कुछ जानता था। डेविड कहता है वो इत्मीनान से जानकारी सूंघने की खातिर गढ़ा हुआ बहाना था। यानी कि आपने डेविड के कहने में आकर कुछ किराए के पिट्ठू इकट्ठे किए और मुझ पर हमला बोल दिया। हीरालाल चुप रहा। उसकी गर्दन झुक गई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राजीव माथुर बेगुनाह है तो मैं तुम्हारी बात पर हरगिज़ विश्वास नहीं करूँगा। मुझे खुदा भी विश्वास दिलाए कि राजीव माथुर निर्दोष है तो भी मैं नहीं मानूंगा। अपने लिए तो आप मुझे ही खुदा समझिए। मतलब ये कि मैं आपको कह रहा हूँ कि राजीव माथुर बेगुनाह है। बहुत जल्दी ये बात प्रकट भी हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसके और अपनी भतीजी के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश ना करें। ये नामुमकिन है। उस पागल खूनी से मैं अपनी भतीजी की शादी नहीं होने दे सकता। वो राजीव के बच्चे की माँ है। होगी, लेकिन वो शादी मैं फिर भी नहीं होने दूंगा। आप जेल में बैठकर इस शादी में रुकावट डाल पाएंगे? हीरालाल चुप हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा गुनाह बख्श रहा हूँ। अपने किराए के पिट्ठुओं के साथ वाल्टन रोड पर जिस आदमी की कोठी पर आपने हमला किया था, वो अकेला ही इतना समर्थ है कि आपको 5-7 साल के लिए जेल की हवा खिला सकता है। क्या आप जेल जाना चाहते हैं? जवाब दीजिए। नहीं तो फिर मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप उसके लिए हामी भरिए। अच्छा? क्या अच्छा? और सिर्फ जुबान हिलाने से काम नहीं चलेगा। दिल से कहिए ये बात, और ये सोचकर मत कहिए कि अभी आप हामी भर देंगे और बाद में मुकर जाएंगे। मैं किसी भी स्टेज पर आपका पुलंदा बांध सकता हूँ। अगर आपने मेरे साथ दगाबाजी करने की कोशिश की तो बाय गॉड मैं यहाँ आकर खुद अपने हाथों से आपका गला काट दूंगा। अगर राजीव माथुर निर्दोष सिद्ध हो गया तो मैं कांता और उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं डालूंगा। ईश्वर को मानते हैं आप? हाँ, तो उसकी कसम खाकर कहिए। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं राजीव और कांता की शादी में अड़चन नहीं डालूंगा। गुड गुड गुड। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा है। ज़रा ठहरो। हीरालाल अपने स्थान से उठा। उसने चाबी लगाकर एक अलमारी खोली। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में 100 के नोटों की 5 गड्डियाँ थी। उसने नोट सुनील की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये 50,000 रुपये आप मुझे देना चाहते हैं? सुनील धीरे से बोला, हाँ। ऐसी कोशिश आप सुबह भी कर चुके हैं और उसका क्या नतीजा निकला था वो भी आप जानते हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा। देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसका कोई बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। ये पैसा आपको उसे देना चाहिए जिसे उसकी मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। ये पैसा आप कांता को दे दीजिएगा। उसने नया घर बसाना है। उसने राजीव का उजड़ा हुआ घर बसाना है। इस पैसे की उन लोगों को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं उन्हें भी दूंगा, लेकिन आप उन्हें ही दीजिएगा। पैसा मेरी तनहा ज़िंदगी में कहीं फिट नहीं होता और पैसा बजाते खुद कोई ख़ास इस्तेमाल की चीज़ भी नहीं है। पैसे वाले के पास अपने पैसे का एक ही इस्तेमाल होता है और वो ये है कि वो उसको और पैसा कमाने में लगा दे। मैं पैसे वालों की इस दीवानी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। अगर ये पैसा आप मुझे देंगे तो ये मेरे लिए इनाम नहीं, सज़ा हो जाएगी। भगवान के लिए मुझे अपने ढंग की, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने दीजिए। हीरालाल का नोट वाला हाथ अपने आप नीचे झुक गया। नमस्ते हीरालाल जी, सुनील मीठे स्वर में बोला। आपकी नींद में खलल डाला उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और सुनील बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वहाँ से बाहर निकल गया। बड़ी देर लगाई, ललित शिकायत भरे स्वर में बोला। सॉरी, सुनील बोला। दरअसल मैंने अपने दोस्त को एक अकल की बात कहनी थी, और अकल की बात तुम जानते ही हो, आजकल लोग ज़रा मुश्किल से समझते हैं। ललित बोला। दोनों स्कूटर पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गए। आज तुम क्या मेरे साथ ही सोने का इरादा रखते हो? स्कूटर बैंक स्ट्रीट के नज़दीक पहुँचा तो सुनील ने पूछा, किसी मर्द के साथ सोने का तजुर्बा हासिल तो नहीं हुआ कभी? ललित बड़ी संजीदगी से बोला,
आज कोशिश कर देखूंगा। लानत है तुम पर, सुनील झल्लाया। ललित ने स्कूटर बैंक स्ट्रीट में 3 नंबर इमारत के सामने लाकर रोका। सुनील स्कूटर से उतरा। उसने उड़ती सी निगाह इमारत के सामने सड़क पर खड़ी एक कार पर डाली। तभी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक वर्दीधारी ड्राइवर बाहर निकला। वो समीप आया तो सुनील ने उसे पहचान लिया। वो ब्लास्ट के मालिक और चीफ एडिटर मलिक साहब का निजी ड्राइवर मान सिंह था। मान सिंह? सुनील हैरानी से बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में साहब बैठे हैं साहब, मान सिंह आदरपूर्ण स्वर में बोला। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मेरा? जी हाँ, 10 बजे से। सुनील ने अचकचाकर घड़ी देखी। 1 बजने को था। क्या बात है? ललित ने धीरे से पूछा। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वो कार की तरफ बढ़ा। ललित भी हिचकिचाता हुआ उसके पीछे चला। सुनील कार के समीप पहुंचा तो कार की डोम लाइट जली। उसकी रोशनी में सुनील को पिछली सीट पर मलिक साहब बैठे दिखाई दिए। नमस्ते साहब। सुनील सिर झुकाकर खिड़की के भीतर झांकता हुआ बोला। आप यहाँ? भीतर आओ, आदेश मिला। सुनील दरवाज़ा खोलकर कार में दाखिल हुआ और मलिक की बगल में बैठ गया। ये कौन है? मलिक साहब ने ललित की ओर संकेत किया। मेरा दोस्त है, सुनील बोला। ललित? नमस्ते साहब, ललित आदरपूर्ण स्वर में बोला। नमस्ते, ये क्रॉनिकल के स्टाफ में है, सुनील ने बताया। और तुम भी? मलिक साहब ने पूछा। जी नहीं। क्यों? कुछ बात ना बन पाई, सुनील संकोचपूर्ण स्वर में बोला। वैसे तुम बनाना चाहते थे? जी हाँ, सिन्हा से बात की होती, उन्हीं से बात की थी, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। कमाल है। सुनील चुप रहा। मुझे तुम्हारा त्यागपत्र मिल गया था। मेरे लिए तुम्हारे मन में जो इज्जत है त्यागपत्र के रूप में, उसकी मिसाल देखकर मुझे खुशी हुई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, शायद मैं त्यागपत्र को भी गलत समझ रहा था। शायद वो त्यागपत्र नहीं था, छुट्टी का प्रार्थना पत्र था। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ना ठीक से देख सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और आप मुझे शर्मिंदा कर चुके हैं, जो आपने एक पत्थर की तरह अपना त्यागपत्र मेरे सिर पर पटक दिया। मुझसे बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो सकती थी। क्यों? मैं क्या चांद पर गया हुआ था? किरमानी ने मेरी आपसे बात नहीं करवाई थी। पहले मुझसे आपकी बात किरमानी करवाया करता था। मैं तैश में था, सुनील धीरे से बोला। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। किरमानी ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। उसने, कहानी मुझे मालूम है। तुम्हारी जानकारी के लिए, किरमानी अब ब्लास्ट का कर्मचारी नहीं, ही हैज़ बीन फायर्ड। सुनील ने हैरानी से मलिक की तरफ देखा। ये तुम्हारी चिट्ठी? मलिक साहब जेब से उसका भेजा त्यागपत्र निकाल कर उसे दिखाते हुए बोले। मैं अपने साथ लाया हूँ। तुमने कहा तुम तैश में थे, शायद तुम्हारा हाथ भी कांप रहा था, इसलिए तुम ये चिट्ठी साफ साफ शब्दों में ना लिख सके। मैं भी इसे ठीक से पढ़ नहीं पाया, इसलिए ठीक से इसका मतलब भी नहीं समझ पाया। सोचा शायद तुम इसे दोबारा साफ साफ लिख कर देना चाहो। सुनील ने धीरे से त्यागपत्र उनके हाथ से खींच लिया और टुकड़े टुकड़े करके खिड़की से बाहर उड़ा दिया। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मलिक साहब बोले। डॉक्टर का कहना है कि मुझे 11 बजे के बाद जागते नहीं रहना चाहिए। सुनील तुरंत कार से बाहर निकला। उसे बाहर निकलता पाकर दूर खड़ा ड्राइवर कार में सवार हुआ। तुरंत कार वहां से भाग निकली। सुनील बीच सड़क पर खड़ा रहा। कमाल है, ललित मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। मान गए गुरुजी। सुनील चुप रहा। माहौल बदल गया है, ललित बोला, इसलिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हारे जागने से पहले मैं यहाँ पहुँचा होऊंगा, समझ गए? और ललित अपने स्कूटर पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। सुनील ने अपने फ्लैट में कदम नहीं रखा। ललित के दृष्टि से ओझल होने तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने मोड़ पर स्थित टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी पकड़ी और पार्क स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गया। चैप्टर 4। अगले दिन दोपहर के करीब सुनील सोकर उठा। नित्यक्रम से निवृत्त होकर नए कपड़े पहनकर जब वो नीचे आया तो उसने नीचे सरला को बैठा पाया। हेलो, वो बोला। तुम? सुनील हैरानी से बोला। यहाँ कैसे? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, मैं बहुत देर तक सोया रहा। रात बहुत देर तक जागा था ना, मुझे जगा लिया होता। मैंने उचित नहीं समझा। सुनील उसे उसी के रेस्टोरेंट में ले आया जहाँ उसने कल ब्रेकफास्ट किया था। उसने चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया। अखबार में छपा है कि कल तुम किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के काबू में आ गए थे, सरला बोली, और मरते मरते बचे थे। हाँ, सुनील बोला। कौन थे वे लोग? भगवान जाने। वे तुमसे राजीव माथुर का पता क्यों पूछना चाहते थे? मालूम नहीं। वैसे तुम्हें मालूम है राजीव माथुर कहाँ है? नहीं। झूठ मत बोलो। छोड़ो, कोई और बात करो। और क्या बात करूं? स्वर्णलता का कुछ पता लगा? डॉक्टर जगन्नाथ से तो नहीं पता लगा, क्योंकि खुद वो बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया है। लेकिन क्या? एक और बात मालूम हुई है जो मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें बताऊं या नहीं। क्या बात है?
जिस आदमी से संबंधित ये बात है, मुझे उसका इतना ख्याल है कि उसके बारे में कोई असुविधाजनक बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकती। तुम्हारा इशारा नवीन गुप्ता की तरफ है? सरला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसे जाना? उसने पूछा। कल जब तुम्हारे पापा के ऑफिस में उसने कदम रखा था तो तुम्हारे चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हुए थे उन्हें देखकर बच्चा भी कह सकता था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। सरला के चेहरे पर लाली दौड़ गई। देखा, सुनील बोला, उसके जिक्र भर से तुम्हारा चेहरा लाल हो उठा है। सरला चुप रही। अब बताओ क्या बात है? मुझे मालूम हुआ है कि स्वर्णलता आखिरी बार नवीन के साथ देखी गई थी। वो दिल्ली जाने वाली थी और नवीन उसे स्टेशन पर गाड़ी चढ़ाने लेकर गया था। आई सी। मुझे ये भी मालूम है कि दिल्ली रवाना होने से पहले तक स्वर्णलता रीता के साथ उसके फ्लैट पर रहती थी। अच्छा, तुम इस संदर्भ में नवीन से बात करके देखो कि वो क्या कहता है। अच्छा, अभी चले तो कैसा रहे? अभी मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। कहाँ? रीता से मिलने। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहती है? नहीं, लेकिन मैं मालूम कर लूँगा। मेरे दोस्त ललित को मालूम है। मुझे भी मालूम है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। सुनील हिचकिचाया। पता नहीं वो लड़की उससे इतना चिपकने की कोशिश क्यों कर रही थी। फिर उसने यही फैसला किया कि शायद वो भी उसी की तरह एडवेंचर प्रिय प्रवृत्ति रखती हो। ओके, अंत में वो बोला। दोनों ने चाय समाप्त की और बाहर निकलकर एक टैक्सी में सवार हो गए। सरला उसे मुगल बाग में ही स्थित एक इमारत के सामने ले आई। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रीता का फ्लैट है, सरला ने बताया। लिफ्ट द्वारा वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां 2 फ्लैट थे, जिनमें से एक पर रीता माथुर लिखा था। सुनील ने कॉल बेल बजाई। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दोबारा कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकाएक सरला बोली, दरवाज़ा तो खुला मालूम होता है। सुनील ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वो वाकई खुला था। उसके दोनों पल्ले बिना आवाज़ किए चौखट से परे सरक गए। हेलो, सुनील ने आवाज़ लगाई। एनीबॉडी होम? कोई उत्तर ना मिला। रीता, सरला ने आवाज़ लगाई। तभी दूसरे फ्लैट का दरवाज़ा खुला। चौखट पर एक हाउस कोट पहने एक युवती प्रकट हुई। सुनील ने देखा कि वो रोजी नाम की युवती थी, जिसे उसने परसों रात सफीना में रीता के साथ देखा था। हेलो, सुनील बोला। पहचाना मुझे? हाँ, वो बोली। तुम प्रेस रिपोर्टर हो जो एक दूसरे प्रेस रिपोर्टर के साथ परसों रात सफीना में आए थे। और फिर उसने एक उड़ती सी निगाह सरला पर डाली। वही, सुनील बोला। मैं रीता से मिलने आया था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वो भीतर नहीं मालूम होती। भीतर ही होगी, और कहाँ जाएगी? शायद बाथरूम वगैरह में हो। आप ज़रा जाकर देखिए तो। अगर हो तो उसे हमारे आगमन की खबर कर दीजिएगा। रोजी एक क्षण हिचकिचाई और फिर उनकी बगल से गुजरती हुई फ्लैट में दाखिल हो गई। वे दोनों प्रतीक्षा करने लगे। तभी फ्लैट एक हृदय विदारक चीख से गूंज उठा। अगले ही क्षण रोजी यूं बदहवासी वहां पहुंची जैसे उसने भूत देख लिया हो। क्या हुआ? सुनील ने घबरा कर पूछा। तुम चीखी थी। रोजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होंठ कागज की तरह फड़फड़ा कर रह गए। उसका हाथ मशीन की तरह फ्लैट के भीतर की तरफ उठ गया और वो वहीं दरवाजे पर धम से बैठ गई। सुनील फ्लैट के भीतर की तरफ लपका। सरला भी उसके पीछे भागी। भीतर बेडरूम में रीता की लाश पड़ी थी। लाश की वैसे ही धज्जियां उड़ी पड़ी थी जैसे उसने मालती की लाश की धज्जियां उड़ी देखी थी। नए दिन की शुरुआत फिर नई लाश के साथ हुई थी, जो उसी शत विक्षत हालत में थी जो वैसी दरिंदे का ट्रेडमार्क बन चुकी थी। ओह माय गॉड, सुनील के मुंह से निकला। सरला चुपचाप उसकी बगल में खड़ी रही। सुनील वहां से बाहर निकल गया। रोजी घुटनों में मुंह छुपाए चौखट के पास बैठी हुई थी। आसपास कहीं टेलीफोन है? सुनील ने पूछा। रोजी ने बिना सिर उठाए अपने फ्लैट की तरफ संकेत किया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, सुनील सरला से बोला। तुम इसे भीतर ले आओ। सरला ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील रोजी के फ्लैट में घुस गया। उसने टेलीफोन तलाश करके पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया। प्रभुदयाल से संपर्क स्थापित होने पर वो बोला, राजीव माथुर की भूतपूर्व पत्नी रीता माथुर का कत्ल हो गया है। लाश उसके फ्लैट के बेडरूम में पड़ी है। फौरन पहुंचो। आ रहा हूँ, प्रभुदयाल बोला। तुम वहीं रहना, भाग मत जाना। नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें बगल के फ्लैट में मिलूंगा। पता मालूम है ना तुम्हें? मालूम है। सुनील ने फ़ोन रख दिया। सरला रोजी को भीतर ले आई थी और उसे पानी पिला रही थी। जब उसने काफ़ी हद तक स्वयं को संभाल लिया तो सुनील उससे संबोधित हुआ। रीता को तुमने आखिरी बार जीवित कब देखा था? कल रात 1 बजे। रोजी कांपते स्वर में बोली। सफीना से हम दोनों इकट्ठी वापस लौटी थी। कल रीता को पुलिस हेडक्वार्टर से बुलावा आया था। वापस वो यहाँ अपने फ्लैट पर आई थी या सीधा सफीना पहुंची थी? सीधी सफीना पहुंची थी। किस वक्त? कोई 10 बजे। उस वक्त उसके व्यवहार से कोई ऐसा आभास मिलता था कि वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, या उसे दहशत थी कि उसका कोई अनिष्ट होने वाला था? नहीं, लेकिन वो बहुत गंभीर थी। कल रात उसका मन कैमरे में नहीं मालूम होता था।
बस हाथ पाँव को किसी प्रकार हरकत दे रही थी वो। अक्सर मुस्कुराने जैसी स्वाभाविक और ज़रूरी क्रिया भी भूल जाती थी। तुमने वजह पूछी थी? पूछी थी, लेकिन उससे बताई नहीं थी। कोई और बात? खास कोई नहीं, बस एक। हाँ हाँ, क्या? पहली परफॉर्मेंस के बाद उसने किसी को एक टेलीफोन किया था। किसे? मालूम नहीं। रात के वापस लौटने के बाद साधारणतया रीता क्या करती थी? आते ही सो जाया करती थी, या कोई भोजन का प्रबंध करती थी, या कुछ और करती थी? भोजन तो हम लोग सफीना से करके ही आते थे। साधारणतया तो रीता वहाँ से लौटते ही बिस्तर के हवाले हो जाती थी, लेकिन कल रात ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? कल एक आदमी उससे मिलने आया था। अच्छा, कौन था वो? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही बाहर फुटपाथ पर चक्कर लगा रहा था। हमारे इमारत में दाखिल होने पर वो हमसे नहीं बोला था, लेकिन बाद में मैंने उसे रीता के फ्लैट की घंटी बजाते देखा था। रीता ने दरवाज़ा खोला था और उसे भीतर बुला लिया था। बस वही आखिरी मौका था जब मैंने रीता को जीवित देखा था, और उसके शरीर में फिर एक झुरझुरी दौड़ गई। देखने में कैसा था वो आदमी? साधारण कदकाठ का आदमी था वो। उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था। अपने सिर पर उसने चौड़े किनारे वाला आगे को झुका हुआ हैट पहना हुआ था और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। सुनील चौंका और उसने सशंक स्वर में पूछा, और उसके हाथ में सींग के मूठ वाली एक छड़ी थी जिसके सहारे वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी पतलून के पांचे के नीचे से टखने पर एक पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही थी। शायद उसके टखने में कोई चोट लगी हुई थी और उसी की वजह से वो छड़ी के सहारे लंगड़ा कर चल रहा था। इस बार सुनील और बुरी तरह चौंका। उसकी आंखों के सामने मोहन कुमार की सूरत घूम गई। तुम उस आदमी को दोबारा देखो तो पहचान लोगी? सुनील ने पूछा। हाँ, रोजी बोली, शायद पहचान लूँ। वो आदमी कमरे में कब तक ठहरा था? कोई आधा घंटा ठहरा था वो। जब वो वहाँ से गया था तो मुझे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आहट मिली थी। उस दौर में कोई आवाज़ सुनी हो तुमने? विशेष रूप से रीता की आवाज़। कोई ऐसे शब्द सुने हो जो लोग घर में आए मेहमान को विदा करते वक्त औपचारिकतावश कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना था मैंने। बाहर से दो एक बार उसकी छड़ी की ठक ठक की आवाज़ आई थी, फिर लिफ्ट का जंगला खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी, और फिर सन्नाटा छा गया था। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज़ आई। तो दोस्तों, ये था नया दिन नई लाश नॉवल का पार्ट 6। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।